तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग पेट के लिए यूपीएससी पेट के लिए हम लोग स्टार्ट किए हैं भूगोल, और ये रैपिड रिवीजन है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलूँगा और ये बहुत जल्दी जल्दी मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो इसमें है हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था जो 74 से 95 तक है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। उसके बाद से आज ही हम लोग शाम को कंप्लीट करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल में कंप्लीट कर चुका हूँ, हालांकि मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है। एक दिन मैं जाके मार्केट में अपलोड करके आऊँगा, या फिर आज ही शाम को मैं ये दोनों रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो फिर मार्केट में जाऊँगा, तीनों आपको एक ही साथ मिल जाएगा। हालांकि इतिहास में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं इतिहास का फिर से लूँगा, क्लास लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज होगा भारतीय राज्य व्यवस्था। तो यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। ये चैप्टर नंबर 3 होगा हम लोगों का। आइए इसको जूम करते हैं और इसको कर देते हैं लॉक, जूम पे कर देते हैं लॉक। देखिए, भारतीय संविधान का विकास पहला ये होगा। भारतीय संविधान की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। मैं ये रैपिड फायर रिवीजन है, तो ये जल्दी जल्दी मैं बोलूँगा, कोशिश करूँगा कि 1.5 से 2 घंटे में ये क्लास खत्म हो। ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। इसी वर्ष कैलेंडर या इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर और 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के तहत वारन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसके मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसका उद्देश्य 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना है। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन आरंभ हुआ। 1784 के तहत द्वैध शासन आरंभ हुआ। नेक्स्ट बात किया जाए 1813 का चार्टर एक्ट, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने की बात की गई। ईसाई मिशनरियों को धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई कि भैया तुम लोग प्रचार प्रसार अपना करो, मजे में रहो। कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 1833 का चार्टर अधिनियम, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए। सर सिविल सेवकों के लिए भारत की खुली प्रतियोगिता का आयोजन का प्रयास किया गया। मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में दास प्रथा के विरुद्ध विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया और दास प्रथा वर्ष 1843 में समाप्त कर दिया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत का यह शासन अधिनियम कंपनी के हाथों में, ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। कंपनी के हाथों में 1858 से महारानी के हाथों में चला गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया कि भैया तुम लोग का हो गया बहुत, अब जाओ, अब हमारी बारी है। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर व्यवसाय कर दिया गया। अतः ये इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय हुए और द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल तो प्रथम वायसराय हुए, द्वैध शासन प्रणाली को अंत कर दिया गया इसी के समय में। 1861 का भारत परिषद नियम, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती थी कि 6 माह के लिए कुछ भी कर सकते हो तुम। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1862 में जनरल गवर्नर की विधायी शक्तियों को विकेंद्रीकृत किया गया। कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। गवर्नर जनरल की वीटो शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति दी गई। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा प्रत्येक चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई। परिषद में सदस्यों की आर्थिक नीति और बजट पर बहस की अनुमति प्रदान की गई। 1809 का भारत परिषद अधिनियम, पार्लियामेंट सुधार, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों के चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में जाना जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। नोट, वर्ष 1909 में मार्लो इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। मार्लो मिंटो सुधार, इसे 1909 को कहा जाता है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को कहा जाता है। 1919 को भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जाना जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवक आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट और राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। और प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। 1935 के भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं।
इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को हटा दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। म्यांमार बर्मा को भारत से 1937 में अलग कर दिया गया। भारत रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। यह रैपिड फायर रिवीजन है, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। भारतीय संविधान की रचना। कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटियो से बना है, जिसका अर्थ होता है सरकार का बनावट। संविधान जनता द्वारा नियमों को कानून का ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा हम किसी भी देश का शासन व्यवस्था चलाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संविधान। संविधान के अंतर्गत आता है संविधान, इसमें आता है लिखित संविधान, और उसके बाद लिखित संविधान के बाद से आपका है संविधान। संविधान के बाद आता है लिखित संविधान भारत का, अमेरिका जैसे जापान, अलिखित संविधान जैसे इंग्लैंड का। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका है। एशिया का पहला लिखित संविधान जापान है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है। मोनाको का विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। आइवर जेनिन ब्रिटेन भारत का संविधान बहुत लंबा और बहुत कठोर और बहुत आगे है। आइवर जेनिंग। संविधान की मांग। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में संविधान की मांग की थी, 1895 में। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने की थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने की थी। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में संविधान की मांग की थी। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन में की थी। 1934 में एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय सबसे पहले संविधान सभा का औपचारिक मांग की थी। मानवेंद्र रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा का औपचारिक मांग की थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को ललित गो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स द्वारा कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन देखिए, कैबिनेट मिशन का गठन 19 फरवरी 1946 को क्लीमेंट इटली द्वारा भारत आया। 24 मार्च 1946 को रिपोर्ट 16 मई 1946 को। सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। भारतीय सचिव ए.वी. अलेक्जेंडर व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स नौसेना अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के अनुसार 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। सदस्य कितने थे? 389। ब्रिटिश प्रांतीय कितने थे? 11 प्रांत में थे और 292 सदस्य निर्वाचित हुए ब्रिटिश प्रांतीय में। और देसी रियासत में 565 रियासत थे और 93 सदस्य निर्वाचित हुए। और चीफ कमीशन क्षेत्र 4 सदस्य, जैसे कि ए अजमेर, बी बलूचिस्तान, सी कुर्ग और डी दिल्ली। कमिश्नरेट क्षेत्र ये थे अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। मतदाता 11 ब्रिटिश प्रांतों को संविधान और विधानसभा परिषदों के सदस्य। वैश्य मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ। देशी रियासतों को सदस्य मनोनीत थे। चुनाव की विधि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुनाव की विधि का तैयार किया गया। संविधान सभा के चुनाव जुलाई से अगस्त 1946 से 296 सीटों पर संपन्न हुए। देशी रियासतों में चुनाव में भाग नहीं लिया। परिणाम कांग्रेस 208 सीट, मुस्लिम लीग 73 सीट और निर्दलीय 8 सीट, अन्य पार्टी ने 7 सीट जीती थी। कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग 73, निर्दलीय 8 और अन्य पार्टी ने 7 सीटें। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष। विदेशी मामलों के राष्ट्रमंडल। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण के अंतर्गत इनको मिला था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा और कला के, भी.सी.एच. भाभा को कार्य खान व बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, जगजीवन राम को श्रम मिला था। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे 12 बैठकें 12 में कुल बैठकें कितनी थी? 166। संविधान सभा के कुल अधिवेशन 11 बैठक 165। आज़ादी के पूर्व अधिवेशन 4 हुए थे। आज़ादी से पूर्व अधिवेशन को थे 9 दिसंबर 1946 का पहला हुआ था। सचिंद्र सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे मनोनीत हुए थे। और अन्य दिल्ली के चैम्बर काउंसिल पुस्तकालय में प्रथम प्रवक्ता डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। दूसरी जो हुआ था 11 दिसंबर 1946, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य चुने गए। और एस.सी. मुखर्जी जनवरी 1946 से, टी राधा कृष्णाचारी द्वितीय 16 जुलाई 1947 को ये चुने गए थे। और संवैधानिक सलाहकार बने थे बी.एन. राव, बनेगल राव, नरसिम्हा राव, बी.एन. राव। नेक्स्ट है तीसरी जो हुआ था 13 दिसंबर 1946, राजेंद्र प्रसाद अस्थायी हुए थे। एस.सी. मुखर्जी प्रथम जनवरी 1946 में, टी कृष्णाचारी द्वितीय 16 जुलाई 1947 और जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। एटली घोषणा 20 फरवरी 1947 को 30 जून 1947 तक भारत में आज़ाद हो जाएगा। एटली घोषणा थी 20 फरवरी 1947 से 30 जून 1947 तक भारत आज़ाद हो जाएगा। माउंटबेटन 3 जून 1947
इसमें भारत पाक विभाजन की बात की गई। स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 को पीएम जवाहरलाल नेहरू, गवर्नर माउंटबेटन। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 पीएम लियाकत अली, गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। मंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री बने थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, और सरदार बलदेव सिंह बने थे रक्षा मंत्री, और भीमराव अम्बेडकर विधि और कानून मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य व कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री, आरिफ मोहम्मद किदवई ये संचार मंत्री, आर के षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री, बी एन गौडगिल कार्य खान व ऊर्जा मंत्री, सी एच भाभा वाणिज्य मंत्री, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग व आपूर्ति मंत्री। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, जो 24 जनवरी 1950 को इस दिन संविधान की 3 प्रतियों पर 284 सदस्यों और 9 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया। सर्वप्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, अंत में राजेंद्र प्रसाद ने किया था। महिलाओं में सर्वप्रथम हंसा मेहता ने हस्ताक्षर किया था। जनवरी 1950 को स्वीकार जनगण मन, जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम स्वीकार किया गया। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद अंतिम राष्ट्रपति चुना गया था। राष्ट्र चिन्ह 26 जनवरी 1950 को चुना गया था, और राष्ट्राध्यक्ष 22 जुलाई 1947 को चुन लिया गया था। संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 माह 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अंग्रेजी प्रति मूल प्रति प्रेम बिहारी नायर रायजदा ने अंग्रेजी प्रति मूल प्रति लिखी थी। हिंदी प्रति जो लिखा था संविधान का बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था, और चित्रांकन किया था राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने चित्रांकन किया था, जो डिजाइन बनाए थे। संविधान की प्रमुख समितियां, संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति के सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और तदर्थ झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं स्टाफ समिति एन सिन्हा, मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एस मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति डॉक्टर के मुंशी, आवास समिति बी पट्टाभी सीताराम आवास समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी समिति, मौसदा समिति। गठन हुआ था, इसका उपनाम था पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी समिति और मौसदा समिति। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी कांग्रेस के थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला मुस्लिम लीग, और एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी आदि सदस्य थे। कथन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मैं अध्यक्ष रहते हुए एक ही अच्छा काम किया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह एक देश की सरकार है जिसमें 2 राष्ट्र चला रहे हैं। 1935 का अधिनियम में से ही भारत शासन चलाया जा सकता था। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि भारतीय संविधान का एक जाति की सभा संस्था थी। सर साइमन ने कहा भारत संविधान का सभा हिंदुओं की सभा थी। भारतीय संविधान की सभा हिंदुओं की सभा थी। आइवर जैनिंग ने कहा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान का सभा वकीलों का स्वर्ग थी। डी बसु ने कहा कि संविधान संघात्मक एकात्मक का मिश्रण है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। के मुंशी ने कहा कि संविधान राज्य की आत्मा है। संविधान सभा की विशेषता है। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1789 में अपनाया था। भारत ने मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, वर्तमान में 25 भाग 400 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मूल कर्तव्यों का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रावधान है। भारतीय संविधान में ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिलाजुला रूप है। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। नेक्स्ट है संविधान के प्रमुख स्रोत। पहला स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। यह संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति और राजनीतिक आधारभूत संरचना थी। जर्मन लिया गया था प्रावधान ये। जर्मनी वायु संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन लिया गया था। सोवियत संघ यूएसएसआर से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक अधिकार, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय का आदर्श लिया गया था। अमेरिका से मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के
उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया, न्यायिक पुनर्वलोकन और न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता, लोक जनहित याचिका, संविधान का सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति पर पद व राज्यसभा का पदेन सभापति, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका का शक्ति का निहित होना। जापान से लिया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कनाडा से बात करें तो कनाडा से लिया गया था सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी होना, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी होना। नेक्स्ट अगर बात की ऑस्ट्रेलिया से 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य का संबंध, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संयुक्त बैठक लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से आयरलैंड से अगर बात की जाए, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और निर्वाचन पद्धति ली गई थी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में व्याख्यात 12 व्यक्तियों को मनोनयन। ब्रिटिश से लिया गया था संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया और द्विसदनीय व्यवस्था। ये हम लोग लिए थे ब्रिटिश से। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया था, ये दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट अगर बात करें संविधान की अनुसूची, संविधान की अनुसूची या अनुसूची, देखिए पहली अनुसूची में था, इसमें भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के दिए जाने वाले वेतन और भत्तों का उल्लेख है। तीसरी में है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लिए गए शपथ का उल्लेख, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल अनुसूचित 3 के तहत शपथ नहीं लेते, अनुसूचित 3 के तहत शपथ नहीं लेते। कौन कौन से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल अनुसूचित 3 के तहत शपथ नहीं लेते, बाकी सब लेते हैं। चौथी, इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया। पांचवी में इसमें अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में दिया गया। छठी, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया। नेक्स्ट अगर बात की जाए सातवीं, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाते हैं। संविधान में लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में 100 विषय हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। नेक्स्ट है, अभी वर्तमान में इसमें 100 विषय। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जिसमें राष्ट्र हित संबंधी होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान में लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में भी 61 विषय हैं। नेक्स्ट बात की जाए समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। संविधान में लागू होने के समय 47 विषय थे, परंतु अभी 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। 8वीं सूची में इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल रूप से 8वीं सूची में 14 भाषाएं थी, परंतु 1967 में सिंधी को, 1992 में मणिपुर, नेपाली और कोंकणी, 2003 में मैथाली, संथाली, डोंगरी और बोडो 8वीं सूची में शामिल किया गया। 9वीं सूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1991 द्वारा जोड़ी गई थी, भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं सूची, इसमें पंचायती राज से संबंधित है। यह 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी, इसमें 29 विषय दिए गए हैं। 12वीं सूची, यह शहरी 10 क्षेत्रों और प्रशासन के बारे में, यह शहरी क्षेत्रों के 18 विषय दिए गए। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई 12वीं सूची। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग। भाग 1 संघ उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4। भाग 2 नागरिकता 1 से 11 नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता 1 से 5 से 11 है, माफ कीजिए 5 से 11। मौलिक अधिकार 12 से 35 है, मौलिक अधिकार 12 से 35 है। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 है। और मूल कर्तव्य भाग 4 का क में मूल कर्तव्य 51 का क है। भाग 5 संघ है जो 52 से 151 है। भाग 6 राज्य है जो अनुच्छेद 152 से 273 है। भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र जो 239 से
242 है। भाग 9 पंचायत है जो 243 है, 243 ओ तक है। भाग 9 का ए नगर पालिका है, भाग 43 पी से भाग 243 जेड जी तक है। नेक्स्ट है भाग 9 का भी सहकारी समितियां जो 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है। भाग 10 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 244 है। भाग 11 केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध है जो 245 से 263 है। भाग 12 वित्त संबंधी संविधाएं और वाद हैं 264 से 301 तक है। भाग 13 है वाणिज्य व्यापार वाणिज्य समागम 301 से 307 तक है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं 308 से 323 तक है। भाग 14 के अधिकरण है जो 323 ए से 323 बी तक है। भाग 15 निर्वाचन है जो 324 से 329 तक है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है 330 से 342 तक है। भाग 17 राज्य भाषा है जो 343 से 351 तक है। भाग 18 में आपात है जो 352 से 360 तक है। भाग 18 में आपात है जो 352 से 360 तक है। भाग 19 में प्रकरण है जो 301 से 367 तक है और भाग 20 में संविधान संशोधन है जो 368 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है जो 369 से 392 है और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निरीक्षण है जो 393 से 395 तक है। नेक्स्ट देसी रियासतों का भारत में विलय। देसी रियासतों को भारत में विलय करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इन्होंने 562 रियासतों का भारत में विलय किया था। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में विलय किया था और हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में विलय किया था। जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा मिलाया गया था। राज्यों का पुनर्गठन। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रयागराज उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया। इस आयोग ने राज्य भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का समर्थन किया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। पहला राज्यों का गठन आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953। दूसरा हुआ गुजरात का 1 मई 1960। महाराष्ट्र का गठन हुआ 1 मई 1960। नागालैंड का 1 दिसंबर 1963। अगर हरियाणा की बात करें तो ये हुआ 1 नवंबर 1966 और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 25 जनवरी 1971। सिक्किम की बात करें तो 16 मई 1975 और मिजोरम की बात करें तो 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश में 20 फरवरी 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 और उत्तराखंड 1 नवंबर 2000। झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2000। नेक्स्ट है प्रस्तावना प्रेमबल। सब जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया गया। इसमें 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। प्रस्तावना सब अमेरिका से लिया गया तब प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय रूस से लिया गया और गणतंत्र स्वतंत्र बंधुत्व और समानता फ्रांस से लिया गया। हम भारत के लोग संयुक्त राज्य संघ यूएनओ से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के प्रस्तावना के 3 शब्द जोड़े गए। एक था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। कथन पंडित ठाकुर दास भार्गव का कथन है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। डॉक्टर ठाकुर भार्गव दास ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। के एम मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है और एन.ए. पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है और नेक्स्ट बार्कर ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है। सुभाष कश्यप ने कहा कि यदि संविधान सही है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। इतने लोगों ने इसका नागरिकता देखिए।
भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 को हम लोग नागरिकता कहते हैं। इसमें एकल नागरिकता की बात की गई है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, दोहरी नागरिकता अमेरिका की है, तीन नागरिकता स्विट्जरलैंड की है। भीमराव अम्बेडकर नागरिकता सबसे कठिन भाग है। भीमराव अम्बेडकर नागरिकता सबसे कठिन भाग है। भीमराव अम्बेडकर ने कहा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1981 सीसीए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति 12 दिसंबर 2019, लागू हुआ 1 मार्च 2024 को। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबंधित प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है। जो 31 दिसंबर 2014 को इससे पूर्व भारत आए और 5 वर्ष से रह रहे हों, उनको मिलेगा। मूल अधिकार, भाग 3 मूल अधिकार बात करता है। भाग 3 मूल अधिकार की बात करता है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों की बात करता है। अनुच्छेद 12 से 35 भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी इसको कहता है मूल अधिकार को। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। नेक्स्ट बात कीजिए शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटाया गया था। इसे इसके भाग 2 में अनुच्छेद 300 क के कानूनी अधिकार बनाया गया। 300 क को कानूनी अधिकार बनाया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। नोट, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग 3 को संविधान प्रकाशमान और लौकिक कहा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा। अनुच्छेद 12 राज्य का परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के असंगत उनका अल्पीकरण करने का वाली विधियां हैं। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद अपवाद, महिला, बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 16 में कहा गया कि लोक नियोजन की विशेष पर अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में कहा है उत्पातियों का अंत। अनुच्छेद 19 की बात की गई अभिव्यक्ति और अन्य स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 20 में कहा है अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में कहा गया प्राण और देह का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 के 1 में कहा गया या क में कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। भाई ये रैपिड रिवीजन चल रहा है, तो ये कोई नहीं कहेगा कि भाई आप बहुत तेज बोल रहे हो, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो ये आपके लिए रिवीजन कर जाएगा और एग्जाम में आप बेस्ट कर जाएंगे। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार, बेगार और बलात्कार श्रम पर निषेध है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में कार्य करने का प्रतिबंध है। अनुच्छेद 25 कहता है सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के आबद्ध रूप से मानने और आचरण करने के लिए प्रचार करने का समान हक होगा। सिखों के कृपाण धारण करने का अधिकार भी होगा। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें 5 प्रकार के रेट जारी किए। पहला रेट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, व्यक्ति को सशरीर उपस्थित होना होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। परमादेश, हम आदेश देते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम किस अधिकार पेक्षा आपका क्या प्राधिकार है कि आप इस पद पर बैठे हुए हैं। उत्प्रेक्षण, पूर्णता सूचित करना होता है और प्रतिषेधन में मना कर देना होता है। प्रतिषेध में मना कर देना होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नोट, ये वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 39 स्त्री व पुरुष दोनों को समान कार्यों के लिए समान वेतन 39 में कहा गया। अनुच्छेद 39 क में कहा गया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता होगा। अनुच्छेद 40 में कहा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा। अनुच्छेद 41 में कहा है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 42 में कहा है काम की न्याय संगत और मनोमुचित दशाओं का तथा प्रस्तुत सहायता का उपबंध करना होगा। अनुच्छेद 44 में कहा गया समान नागरिक संहिता। जैसे नोट, गोवा भारत का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड आजादी के बाद पहला राज्य बनेगा। ये लागू कर दिया है।
अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु बच्चों को शिक्षा व उनकी देखभाल करना। अनुच्छेद 48 शिक्षा कृषि व पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 का क में है पर्यावरण का संरक्षण वन जीवों का संरक्षण 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 48 से कम है। अनुच्छेद 50 में कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रतिगण। अनुच्छेद 51 में कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मुख्य उद्देश्य भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का स्थापना करना है। कथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में किसने क्या कहा? टीटी कृष्णाचार्य ने कहा है कि भावनाओं के स्थायी कूड़ाघर है, भावनाओं का अस्थायी स्थायी कूड़ाघर है। केटी शाह ने कहा कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य भाग 4 का 1। अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के पूर्व सोवियत संघ के संविधान के प्रभावित होकर सम्मिलित किया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित, जिसमें से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता के संरक्षक का कर्तव्य निर्धारित किया गया। राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन है। राष्ट्रपति का प्रथम भारत का नागरिक होता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ का समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं व अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिनमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचित सदस्य इनमें सम्मिलित होते हैं। नोट 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। तेज हो रहा है क्या किया जाएगा भाई, जल्दी रिपीट करना है ना। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संख्याबढ़ीय मत गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए जरूरी शर्तों को मानदंडों के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं और अर्हताएं, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। अनुच्छेद 59 कहता है सेवा और सत्यता, राष्ट्रपति संसद का विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि वो तो राष्ट्रपति पद धारण करता है तो वह रिक्त मानी जाएगी। राष्ट्रपति का एक आधिकारिक आवास राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्वाचित उपलब्धियां, भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे यदि पदावधि के दौरान उन्हें कम नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह होता है, जो केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। अनुच्छेद 7 राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी और इनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर का महाभियोग, अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति का महाभियोग। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग के अंतर्गत किसी भी सदन पर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहता है, इससे पहले 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। उसके बाद यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप की जांच करेगा और कराएगा। ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, तब राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। ऐसे नॉर्मल से नहीं उठ के कोई भी लगा देगा। और उसी दिन से राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना होगा। महाभियोग प्रक्रिया का अर्धन्यायिक प्रक्रिया जो तथा इस प्रक्रिया के संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संविधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते, जबकि निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तथा संसद में मनोनीत निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, जबकि महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 62 परिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। आकस्मिक पदरिक्त, मृत्यु, त्यागपत्र हटाना अन्य कारण है तो चुनाव 6 माह के अंदर कराना अनिवार्य है। 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं है तो उसका
उपराष्ट्रपति करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। या तीनों की उपस्थिति में तो उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश वो कार्य संभालेगा। राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है: प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, नियंत्रक व महालेखक परीक्षक, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और संविधान के गैर संविधान संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 79। संसद की संरचना लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति में बात की है। संसद की संरचना के बाद में 79 में बात की गई। अनुच्छेद 80 कहता है कि राज्यसभा की संरचना की गई है। राज्यसभा में 12 सदस्य सम्मानित करेंगे जिनमें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का विशेष ज्ञान और अनुभव होगा। अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 81 कहता है लोकसभा की संरचना है। अनुच्छेद 85 कहता है राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन में सत्र को ऐसे समय व स्थान पर बैठक बुलाने का अधिकार देता है जो उचित समझा जाता है, जब वो उचित समझता है। 85 के अंदर प्रथम सत्र की अंतिम बैठक व दूसरे सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का समयांतराल नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति प्रत्येक सदन का सत्रावसान समाप्त करेंगे। संसद के सत्र बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 108 में होता है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति आहूत करता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा और इसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपाध्यक्ष करता है। भारत में अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है: दहेज निषेध विधेयक 1961 में, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 और आतंकवाद निवारक विधेयक 2002 में। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति वीटो शक्ति। अत्यंतिक वीटो का मान रखना। निलंबनकारी वीटो एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा। जीबी वीटो जब कोई प्रक्रिया नहीं देता तो इस वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। अनुच्छेद 223 अध्यादेश जारी करता है। 223 यदि संसद के दोनों सदन या एक सदन का सत्र ना हो तो ऐसी परिस्थिति बन जाए तो तुरंत कानून की आवश्यकता हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। इसकी वैधता 6 सप्ताह तक होगी। अधिकतम वैधता 6 माह तक होती है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है परंतु यह परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 112 केंद्र और वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के नाम से पेश होगा। बजट अनुच्छेद नोट संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट भारत के राष्ट्रपति क्रम। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी थे, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर वेंकटरमन 8वें नंबर पर, 9वें नंबर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 10वें नंबर पर के आर नारायण और 11वें नंबर पर थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू 15वीं हैं, अभी चल रही हैं। वीवी गिरी न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। निम्न राष्ट्रपतियों की मृत्यु पद पर रहते हुए थी: जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। वे राष्ट्रपति जो किन्हीं राज्य के मुख्यमंत्री हैं: नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के, शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के, ज्ञानी जैल सिंह पंजाब और बीडी जत्ती मैसूर के। वे राष्ट्रपति जो राजदूत के रूप में नियुक्त हुए: के आर नारायण, वी गिरी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। असंख्यक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह थे और एपीजे अब्दुल कलाम असंख्यक राष्ट्रपति थे। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने राष्ट्रपति थे। बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति ने मोरारजी देसाई को पीएम पद की शपथ दिलाई। वीवी गिरी दूसरे चक्र की मतगणना में राष्ट्रपति बने थे। सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति रम्मा स्वामी वेंकटरमन थे। सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। सर्वाधिक क्षमा करने वाले राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी प्रथम व्यक्ति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। केवल वीवी गिरी निर्वाचन के समय दूसरे वर्ष तक मतगणना करनी पड़ी थी। नेक्स्ट है ओह माय गॉड, मजा आ रहा है ना? कंप्लीट करा दूंगा मैं पेट से पहले। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से पहली सलाहकार पुनर्विचार करने को कह सकता था। संसद के वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति रखता है। सभी दशाओं में मृत्युदंड
दान करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति क्षमा दान की शक्ति प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति संघ के कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कार्यवाह का निर्वाह किया था। राष्ट्रपति उसकी पदावधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया सकता। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिपरिषद तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारत के गए राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रपति वन का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने तैयार किया था, जो वर्ष 1950 में वायसराय हाउस को आया था। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति। भाग 5 के अनुच्छेद 63 से 71 का प्रावधान लिया गया अमेरिका से। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होता है। अनुच्छेद 64 से 79। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता तथा इसको मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु राज्यसभा के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु, पुरुष को राज्यसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और वह निर्वाचन के लिए किसी लाभ के पद पर न हो, ये उसकी योग्यता है। उपराष्ट्रपति प्रत्याशी हेतु 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक चाहिए। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने की कोई प्रावधान नहीं है। कृष्णकांत कार्यकाल के दौरान मरने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति को उनके पद से शपथ राष्ट्रपति लाता है। पद की शपथ राष्ट्रपति लाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारण किया गया। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य होता है। अभी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सभा शक्तियों, विशेषाधिकारों और वेतन और भत्ते का प्रयोग कर सकता है। वर्ष 1997 में उपराष्ट्रपति के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया। उपराष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में नहीं रह करेगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए पर माह है। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, वे 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। भारत में अभी तक कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है, हालांकि 2 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, नजमा हेपतुल्ला 2007 और मार्गरेट अल्वा 2022। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। अनुच्छेद 76 के 4 के तहत महान्यायवादी को संसद सदस्यों की तरह सभी उन्मुक्तियों और विशेष अधिकारियों को प्राप्त होता है। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ा थे। वर्तमान में भारत का महान्यायवादी RK वेंकटरमण, ये तो पता नहीं। अटॉर्नी जनरल ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में भाषण दे सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अटॉर्नी जनरल को मत देने का अधिकार नहीं है कि भैया तुम मत नहीं दे सकते। अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वो भारत का सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। अटॉर्नी जनरल भारत को सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। अटॉर्नी जनरल को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल व 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति दी गई है। नियंत्रक और मालिका परीक्षक कैग। नियंत्रक और मालिका परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 148। सार्वजनिक धन का संरक्षण नियंत्रक मालिका परीक्षक कहा जाता है। नियंत्रक और मालिका परीक्षक की पदावधि 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक होती है। नियंत्रक और मालिका परीक्षक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नियंत्रक और मालिका परीक्षक को संसद के दोनों सदनों में समावेशन द्वारा हटाया जा सकता है। इसका वेतन 2.5 लाख रुपए पर माह होता है। यह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। यह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। वह संसद की लोक लेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। भारत के प्रथम नियंत्रक और मालिका परीक्षक नरहरि राव थे। कौन थे? नरहरि राव थे। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक स्त्री के संजय मूर्ति हैं। ये नहीं है अभी। कैग एक सदस्यीय संस्था है। क्या एक सदस्यीय संस्था क्या केवल लेखा परीक्षक का कार्य करता है। संसद भाग 5 अध्याय 2 अनुच्छेद 79 से 122। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन संसद भवन, रायसीना पहाड़ी, नई दिल्ली। शिलान्यास 22 फरवरी 1921 को। ड्यूट ऑफ कनाडा उद्घाटन 18 जनवरी 1927 लॉर्ड इरविन के समय में। वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे।
नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर लागत इसका 971 करोड़ रुपए। वास्तुकार विमल पटेल निर्माण। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड क्षेत्रफल आपका है 64,500 वर्ग मीटर और शिलान्यास हुआ था 10 दिसंबर 2020 को, उद्घाटन 28 मई 2023 को। संविधान में नया संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 है। संसद के तीनों अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा अनुच्छेद 81, राज्यसभा अनुच्छेद 80। यह संसद का निम्न सदन है। लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। यह संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। अगर बात करें 104वें संविधान संशोधन के तहत, तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन रद्द कर दिया गया और राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त सदस्य का मनोनयन कर सकते हैं, जिसमें 4 क्षेत्र में हो सकते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा सदन का अस्थायी सदन, निम्न सदन और प्रथम सदन और जनता सदन माना जाता है, जबकि राज्यसभा का सदन स्थायी सदन, उच्च सदन, द्वितीय सदन और लोकप्रिय सदन और विद्वानों का सदन माना जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर थे और राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपसभापति राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष होता है। लोकसभा की 545 सीटें 2026 तक निश्चित कर दी गई हैं। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता था। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है, राज्यसभा तक रोक सकती है। लक्ष्य, यदि साधारण विधेयक पर कोई विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। राज्यसभा वित्त विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकता। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष अनंत संयम अयंगर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। लोकसभा का कार्य दिवस 11 बजे से 1 बजे और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक होता है। 12 से 1 शून्यकाल का समय होता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1962 में लोकसभा के 10वें अध्यक्ष रवि राय ने की थी। अगर कोई संसद सदस्य बगैर संसद को बताए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चयनित होता है तो 10 दिनों के भीतर वो बताना होगा कि किस सदन में रहना है, अन्यथा राज्यसभा की सीटें रिक्त हो जाएंगी। यदि किसी व्यक्ति संसद और राज्य विधान की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसे 14 दिन के भीतर बताना होगा कि वह किसका सदस्य रहना चाहता है, अन्यथा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। प्रभु अच्छा मई 5वीं लोकसभा का कार्यकाल देश में आपात स्थिति लागू करने के कारण सबसे ज्यादा रहा 6 वर्ष तक। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन सदस्य चुन लिया जाता है तो 10 दिन के अंदर एक सीट छोड़नी होगी, अन्यथा उसकी दोनों सीट रिक्त हो जाएगी। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 43 सीटें 84 सीटें लोकसभा में और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा सदस्य उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र परस्पर एक दूसरे को देते हैं। संसद के दोनों सदनों में गणपूर्ति कुल सदस्य का 1/10 होती है। प्रारंभ में संविधान के लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 489 थी। 489 थी। लोकसभा में 530 सदस्य राज्यों से 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से हैं। इसके अलावा 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता है, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के इस आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। लोकसभा के कार्यकाल की आपातकाल की घोषणा लागू होने के 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। ऐसा वर्ष 1975 में हो चुका है। अनुच्छेद 75 में के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। डेविस
आइजन 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 हावर 1959 में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने भारतीय संसद में भाषण दिया था। राज्यसभा की पहली बार गठन 13 अप्रैल 1952 किया गया था, जिसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। 23 अगस्त 1954 को राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा के 31 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 10 सीटें और 25 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है। 10% सीटें या 25 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्यसभा की कार्यवाही 3 सत्र में होती है: बजट, मानसून और शीत सत्र। नेक्स्ट बात किया जाए तो अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा ही की जा सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। संसद के किसी सदस्य द्वारा बिल पेश किया जाता है तो उसे प्राइवेट बिल कहा जाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया जो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति में पेश किया जाता है। 212 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया जाता है। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया। विश्व में सर्वप्रथम बजट 1772 में इंग्लैंड में पेश किया गया था। भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में परसमुखम चट्टी द्वारा पेश किया गया था। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी। गणतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1950 में जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। लोकसभा में सबसे अधिक सीट राज्यों में से उत्तर प्रदेश 80 और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या दिल्ली 7 सीटें हैं। राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें राज्यों में उत्तर प्रदेश 31 और केंद्रशासित प्रदेश में 3 है। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री भी बने। लोकसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बलराम जाखड़ रहे। लोकसभा में एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष जी.एम. बाल योगी हैं। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नावली या शब्दावली: शून्यकाल। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है शून्यकाल। संसद का स्थगन: संसद के कामकाज को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है या कुछ घंटे या दिन या सप्ताह भी हो सकता है। संसद का स्थगन। अनुपूरक: संसद में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति किसी भी विषय उसके संबंध में उत्तर दिया जा सकता है, उसे स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। तारांकित प्रश्न: जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जाता है। अतारांकित पर जिन प्रश्नों का उत्तर संसद लिखित में जाता है उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। ओ मम्मी। अल्प सूचना पत्र: इनका संबंध लोक महत्व या किसी तत्कालिक विषय से होता है जिसका उत्तर मौखिक दिया जाता है। अल्प सूचना प्रश्न। संचित निधि: संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक, महालेखक परीक्षक आदि का वेतन इसी निधि से दिया जाता है। संचित निधि से दिया जाता है। आकस्मिक निधि: संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार द्वारा एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी जिसमें संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाल सकता। आकस्मिक निधि। अविश्वास प्रस्ताव: यह संसद के विपक्ष दल के सदस्यों द्वारा लगाया जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। यह प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद 10 दिन में इस पर चर्चा होना आवश्यक है। त्रिशंकु संसद: आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में त्रिशंकु संसद की रचना होती है। गिलोटिन: किसी विधेयक पर विचार विनिमय को शीघ्र समाप्त करने की प्रक्रिया गिलोटिन कहते हैं। पुनरावलोकन सिद्धांत: इसके अनुसार न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कोई विशेष नियम संपूर्ण अर्थ में अथवा इसका कोई एक भाग असंवैधानिक है या नहीं। संसद की वित्तीय समितियां: प्राक्कलन समिति: इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों का शामिल नहीं किया जा सकता। प्राक्कलन समिति: इस समिति वर्ष 1950 में बनी थी। इससे सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें सरकारी मंत्रालय द्वारा सरकारी विभागों के कामकाज की जांच की जाती है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है।
यह समिति सरकारी खर्चों की जैसे कमी लाई जाती है, जैसे संगठन जैसे कुशलता लाई जाती है, प्रशासन की जैसे सुधार किया जाता है आदि विषयों पर रिपोर्ट दी जाती है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर संसद में बहस नहीं हो सकती। नेक्स्ट बात है लोक लेखा समिति। इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। यह संसद की सबसे पुरानी समिति है, जिसका स्थापना वर्ष 1921 में। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। विपक्षी दल का नेता होते हैं। लोक लेखा समिति की राज्यसभा के सदस्यों को 100 सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। लोक लेखा समिति के कार्य। यह समिति भारत के नियंत्रक महालय परिषद द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। भारत सरकार द्वारा खर्च की गई राशियों के लेखाओं की जांच करती है। संसद द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय की जांच करती है। इस समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों की जांच करती है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है, जिसमें कि जो अनियमित उनके ध्यान में आई है उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सके। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने और एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह किसी भी समय लोकसभा के गठित करने और सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की प्रमुख कड़ी है। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है अथवा त्याग पद देता है तो मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है और शून्यता उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। उप प्रधानमंत्री पद का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति को वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा घोषित किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वे 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे। प्रधानमंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल उनका ही है। सबसे कम समय तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री 13 दिनों तक रहे। दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रहे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और 2 बार प्रधानमंत्री बनी। वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी जो राज्यसभा की सदस्य भी थी। विश्वनाथ प्रताप ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी तीनों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई। लाल बहादुर शास्त्री की भारत के बाहर मृत्यु ताशकंद में हुई थी। एच डी देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने जो 40 वर्ष के थे। सबसे कम उम्र के बने। कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा। यह लगभग 32 वर्षों तक कैबिनेट रहे। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू 47 से 64 तक रहे। गुलजारीलाल 64 में कार्यवाहक बने और लाल बहादुर शास्त्री 64 से 66 रहे। फिर गुलजारीलाल बने 66 में कार्यवाहक। इंदिरा गांधी 66 से 67 रही और मोरारजी देसाई 66 से 77 रही और 77 से 79 मोरारजी देसाई रहे और चौधरी चरण सिंह 79 से 80 तक रहे और इंदिरा गांधी 80 से 84 तक रही और राजीव गांधी जो थे 84 से 89 तक रहे। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जो 89 से 90 तक रहे। चंद्रशेखर आजाद 90 से 91 तक रहे। पी वी नरसिंह राव 91 से 96 तक रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 1996। एच डी देवगौड़ा 96 से 97 तक रहे। इंद्र कुमार गुलजार 1997 से 98 तक रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 2004 तक रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक रहे और नरेंद्र मोदी 2014 से अभी तक बने हुए हैं एकदम दल ताम ठोक के कि मैं हूँ। एशिया खेल व पंचवर्षीय योजनाओं का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है।
वर्ष 1960 में भारत पाक के मध्य सिंधु समझौता हुआ। यह समझौता था विश्व बैंक द्वारा कराया गया था। यह समझौता विश्व बैंक द्वारा कराया गया था। गुलजारीलाल नंदा भारत की प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधान थी जिन्होंने वर्ष 1991 में भारत रत्न मिला था। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना था। इन्होंने वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान दिया गया। मोरारजी देसाई को दिया गया। क्या ही करेंगे लेके यार। यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं आपातोपबंध, आपातोपबंध, आपातकाल। नेक्स्ट है भारतीय आपातकाल या आपातोपबंध। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो आपका अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। 352 के तहत लगता है। हाँ, इसकी घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के होने पर राष्ट्रपति द्वारा देश के किसी भी भाग पर पूरे देश में की जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के समय हमारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, परंतु अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अधिकार अनुच्छेद 20, प्राण और देह स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल में प्रभावी बने रहते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1 माह तक जारी रहती है। संसद में से 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो यह 6 माह को बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लागू किया था, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। दूसरी बार आपातकाल पाकिस्तान के युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 में लगा जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के कारण 25 जून 1975 को लगाया गया था। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 यदि किसी राज्य का शासन संविधान के किसी अनुसार नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति उस राज्य में शासन को अपने हाथ में ले सकती है। राज्यों में आपातकाल की अवधि 2 माह की होती है। इस अवधि अधिक समय के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, जब ये 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल केंद्र और का अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करता है। राज्यों में आपातकाल की अवधि अधिकतम 3 साल तक होती है। इसे अधिकार के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है कि भैया 3 साल से अधिक अगर लगाना हो तो संशोधन कर दो। सबसे पहले 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। सर्वाधिक समय ऐसा आपातकाल जम्मू कश्मीर में लगा था। भारत में सर्वाधिक मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में अभी तक 1 बार राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगा हुआ है। वित्तीय आपातकाल 360 यह आपातकाल तब लगता है जब राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए कि देश में वित्तीय साख खतरे में है या गरीबी आ गई है। वित्तीय आपात की घोषणा 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में स्वीकृति करना अनिवार्य है। इस आपातकाल की अवधि समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है तथा यह भारत में अभी तक 1 बार भी नहीं लगाया गया। राज्य की कार्यपालिका भाग 6 अध्याय 2 अनुच्छेद 135 से 153 से 161। भाग 6 अध्याय 2 अनुच्छेद 153 से 161। उपनाम राज्य का प्रमुख, कार्यपालिका संवैधानिक नाम मात्र का प्रमुख। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल से जुड़े प्रावधान कनाडा से लिए गए हैं। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। इसका प्रयोग राज्यपाल स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग में लाएगा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुद्रा के सहित एक अधिपत्र जारी करके अधिपत्र संविधान के मुख्य सचिव पढ़कर सुनाएगा। अनुच्छेद 156 कार्यालय राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसका कार्यकाल रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 156 कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राज्यपाल पद ग्रहण
से 5 वर्ष तक कार्य करेगा। स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा होता है। संविधान में राज्यपाल को हटाना, पुनः नियुक्ति आदि का वर्णन नहीं किया गया है। अनुच्छेद 156 और उसके बाद से 157 अयोग्यता और अर्हताएं हैं 157 में। वो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। अनुच्छेद कहता है 158 शर्तें, राज्यपाल संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर आधारित होंगे, पेंशन आदि केंद्र की संचित निधि पर होगी। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए होता है। अनुच्छेद 159 शपथ है। हाईकोर्ट के मुख्य जज की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम जज को के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। अनुच्छेद 61 क्षमादान कहता है राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल निम्न नियुक्तियां करता है, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्ति करता है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य द्वारा निर्वाचित आयोग महाधिवक्ता, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य महिला आयोग अध्यक्ष और संसद सदस्य राज्य के विधान विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों की नियुक्ति करता है। देखिए, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य सदस्य राज्य के निर्वाचन आयोग, महाधिवक्ता, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और संसद सदस्य राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है जो साहित्य विज्ञान कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में हो। राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत करता है तथा 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 200 के तहत विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल निम्न निर्णय ले सकता है, सहमति दे सकता है, सहमति देने से मना कर सकता है, परंतु एक बार विधानमंडल में पुनर्निर्वाचन के लिए भेज सकता है, पुनः विचार के बाद सहमति देने के लिए बाध्य हो जाएगा। अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल के नाम से पेश होगा। राज्यपाल निम्न के अध्यक्ष होते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राज्य शाखा का, राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष, स्काउट और गाइड के अध्यक्ष, बालक कल्याण परिषद। राज्यपाल के कार्य निम्नलिखित है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, मंत्री परिषद के सदस्यों को मुख्यमंत्री की सलाह पर शपथ दिलाता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 217A के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श दे सकता है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल के अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्रवसान करता था, राज्य उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधान के अधिवेशन तथा दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन को संबोधित भी कर सकता है। राज्य विधानमंडल पर पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्य अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृति होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाएगी। विधानमंडल देखिए, राज्य विधानमंडल का निर्माण विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर होता है। विधानसभा, इसका गठन अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के विधान सत्र की शुरुआत राज्यपाल करता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रत्येक राज्य का विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 170 के तहत अपवाद, गोवा 40, मिजोरम 40, सिक्किम 23, 32 और क्योंकि इनके अनुच्छेद 171 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों को विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा करता है। विधानसभा की गणपूर्ति का कोरम 1/10 होता है। वित्त विधेयक पहले विधानसभा में पेश किया जाता है और विधान परिषद सिर्फ इसे 14 दिन तक रोक सकती है। सबसे अधिक विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में तथा सबसे कम सिक्किम में। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 403 है और सिक्किम में 32 है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। विधान परिषद वर्तमान में केवल 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधान परिषद सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। माफ कीजिएगा, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। राज्य विधान परिषद में कुल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवी, सहकारी आंदोलन से जुड़े लोग हो सकते हैं। विधान परिषद की बैठक की गणपूर्ति या कोरम कम से कम 10% सदस्य होना चाहिए, परंतु यह 10 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री या मंत्रियों के शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। यदि किसी दल के स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल का नेता मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। नोट: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के क्षेत्रों का चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति की प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन का वास्तविक कार्यकारी होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्री की नियुक्ति के समय राज्यपाल की सलाह देना, किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कहना, मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करना, विधान सत्र को बुलाने व भंग करने के राज्यपाल को सलाह देना, ये सब मुख्यमंत्री के कार्य होते हैं। मुख्यमंत्री निम्न एक मिनट रुकिए। मुख्यमंत्री निम्न निकायों का सदन होता है। नीति आयोग के अधिशासित परिषद होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का होता है। क्षेत्रीय परिषद का होता है। मुख्यमंत्री निम्न निकायों का अध्यक्ष होता है। राज्य योजना बोर्ड का, सीएम सलाहकार परिषद का, 20 सूत्री कार्यक्रम का, राज्य अपवाद प्रबंधन प्राधिकरण का, राज्य निवेश मंडल का। न्यायपालिका: उच्चतम न्यायालय भारत का न्याय व्यवस्था इकहरी और एकीकृत। नेक्स्ट न्यायपालिका: उच्चतम न्यायालय भारत की न्याय व्यवस्था की इकहरी और एकीकृत है, जिसमें सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन संबंधी शक्तियां भारतीय संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उच्चतम न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। प्रारंभ में इसमें मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 7 और अन्य न्यायाधीशों की संख्या होती थी 1। एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 7 न्यायाधीश थे। अभी क्या था, 33 है और एक मुख्य न्यायाधीश है। वर्ष 2019 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 33 कर दी गई। उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायिक न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष तक रह सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार व असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत पाए करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया सकता है। अनुच्छेद 126 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 127 कहता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 128 कहता है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कहता है। अनुच्छेद 131 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो न्यायालय आते हैं वो कहता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को बनने की योग्यताएं देखते हैं अब हम लोग उच्चतम न्यायालय की। वो भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या उसी उच्च न्यायालय न्यायाधीशों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहो, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद पर शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। अब तक हैदराबाद में और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठक आयोजित हो चुकी है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.80 लाख रुपये आता था। अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपये। अनुच्छेद 125 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्तियां अनुच्छेद 136 के अंतर्गत दी गई हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। उच्च न्यायालय के सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ थे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कमल नारायण सिंह थे। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन थे। फातिमा बीबी प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अभी तक महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में नहीं हुई है। उच्चतम न्यायालय के कार्य, वो देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवादों का सुलझाना। यह संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, परंतु इस परामर्श को मानना ना मानना राष्ट्रपति पर निर्भर होता है। उच्चतम न्यायालय अब तक 5 बार राष्ट्रपति को परामर्श दे चुका है। संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय
का एक अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार भिक्षा। 5 प्रकार के रिट जारी करता है। नोट: जब भारतीय न्याय पद्धति में जनहित याचिका लगाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती थे। पिल क्या अवधारणा अमेरिका से प्रेरित है? PIL क्या अवधारणा अमेरिका से प्रेरित है? उच्च न्यायालय: संविधान के उच्च न्यायालय 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु अनुच्छेद 231 के अंतर्गत एक ही उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश में हो सकता है। तो वह है उसके बाद से उच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु अनुच्छेद 231 के अंतर्गत एक ही उच्च न्यायालय के 2 या 2 से अधिक राज्यों का तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हो सकता है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है, जबकि जनवरी 2025 तक की जानकारी है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाए। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की संख्या अलग अलग हो सकती है। न्यायालयों में न्यायाधीश की संख्या अलग अलग हो सकती है। उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अतिरिक्त न्यायाधीश 2 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.50 लाख 2.5 लाख या न्यायाधीशों का वेतन 2.25 लाख होता है। उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारक हो चुका हो, अथवा किसी उच्च सदन में एक या एक से अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता भी रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ या राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की अवधि 62 वर्ष की होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस प्रकार पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं। उच्च न्यायालय की अक्षीण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय में आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य करता है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय है जिसके अंतर्गत आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध या सुनवाई कर सकता है। अनुच्छेद 219 न्यायालयों की शपथ का प्रतिज्ञान है। भारत में सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। संयुक्त उच्च न्यायालय: जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। मुंबई हाई कोर्ट, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव। केरल हवाई अड्डा, केरल और लक्षद्वीप। चेन्नई हाई कोर्ट आता है पुदुचेरी और तमिलनाडु। कोलकाता के अंतर्गत आता है आपका पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और गुवाहाटी के अंतर्गत आता है असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जम्मू और लद्दाख दोनों आता है। पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के अंदर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों आता है। मुंबई हाई कोर्ट के अंदर महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीप ये चारों आता है। केरल के अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप आता है। चेन्नई के अंतर्गत तमिलनाडु और पुदुचेरी आता है। कलकत्ता के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप। गुवाहाटी के अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आता है। अधीनस्थ न्यायालय: अनुच्छेद 233 और 237 तक अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया। जिला न्यायालय को 2 या 2 भागों में दीवानी न्यायालय और आपराधिक न्यायालयों में बांटा गया। जिला न्यायाधीश जब आपराधिक मामले पर विचार करता है तो उस सत्र को न्यायाधीश कहते हैं। जब सिविल मामलों पर विचार व्यक्त करता है तब वह जिला न्यायाधीश कहलाता है। जिला न्यायाधीश नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति कम से कम 7 वर्षों तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो उसे जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। पंचायती राज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी पैट के लिए। भारत में पंचायती राज का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी ग्राम पंचायत में हुआ। आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का गठन हुआ। पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लगाया गया था। यह समिति 1957 में गठित हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज की जननी कहा था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का प्रावधान संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243
से 243 ओ याडा में किया गया अनुच्छेद में किया गया तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन मुख्य बात है। इसमें पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। महिलाओं के लिए 1 तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई। पंचायत भंग होने के 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के क अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक और 12वीं अनुसूचित का प्रावधान किया गया। इसमें कुल 18 विषय हैं। 74वें संविधान संशोधन की मुख्य बातें। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग का स्थानांतरण आरक्षित है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं के कार्यालय 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में यह 6 माह के अंदर चुनाव करना अनिवार्य होगा। नगर पालिका के पंचायतों में पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का व्यवस्था नहीं है। पंचायत सदस्य की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। पेशा एक्ट दिल्ली सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। पंचायत राज से संबंधित समितियां बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1970 और GVK राव समिति 1985 और लक्ष्मी मल समिति 1986, PK थुंगन समिति 1989। देखिए, पंचायती समिति समितियां बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1970 और GK राव समिति 1985, लक्ष्मी मल समिति 1986 और PK थुंगन समिति 1989। ऐसा लग रहा नहीं जिसमें बोलते मैं जान ले लूंगा, लगातार बोलूंगा। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 224-229 तक निर्वाचन संबंधी उपबंध किए गए। निर्वाचन आयोग की बातें की गई हैं। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया था। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य न्यायाधीश, आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर किया गया। इन सभी को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है वो होता है। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी कर ले। पहले चुनाव आयोग 1 सदस्य था, किंतु 1989 में पहली बार 1 मिनट रुक जाइए। पहले चुनाव आयोग 1 सदस्य आयोग था, किंतु 1979 में पहली बार 3 सदस्य आयोग बना और बीच में कुछ समय तक सदस्य आयोग रहने के बाद इसे दोबारा वर्ष 1993 में 3 सदस्य आयोग बना दिया गया। प्रमुख क्षेत्रीय दल उनका चुनाव चुन। तेलुगु देशम पार्टी साइकिल ये आंध्र प्रदेश की है। समाजवादी पार्टी साइकिल ये उत्तर प्रदेश का है। शिवसेना तीर कमान ये महाराष्ट्र का है। अकाली दल तराजू है ये पंजाब का है और जनता दल यूनाइटेड तीर है बिहार और झारखंड का है। मुस्लिम लीग सीडी है केरल का है। अन्ना द्रविड़ मुड़गम कनगम ये 2 पत्ता है तमिलनाडु की है, 2 पत्ती है तमिलनाडु की है। लोक जनशक्ति पार्टी बांग्ला बिहार का है। राष्ट्रीय जनता दल लालटेन है और ये बिहार झारखंड का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये हल है जम्मू कश्मीर का है। झारखंड तीर कमान ये झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तीर कमान झारखंड का है। द्रविड़ मुक्त कड़गम उगता सूरज है तमिलनाडु का है। द्रविड़ मुक्त कड़गम ये उगता सूरज है तमिलनाडु का है। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्त है। लोकसभा आम चुनाव तथा राज्य विधानसभा चुनाव का चिन्ह किन्हीं 4 अथवा किन्हीं राज्यों में चुनाव में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें। लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव अथवा किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में चुनाव में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा में कम से कम 4 सीटें जीतना होगी अथवा लोकसभा में 2% सीटें हों और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो 2% सीटें अथवा किसी दल में कम से कम 4 राज्यों में राज्य त्रिस्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो तो आपको राजनीतिक दल का चुनाव मिलेगा। भारत में वर्तमान प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी 1980 कमल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 हाथ का पंजा, बहुजन समाज पार्टी 1984 हाथी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मकपा 1964 हंसिया हथौड़ा, आम आदमी पार्टी 2012 झाड़ू, नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 पुस्तक। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। 89 निर्वाचन आयोग 1993 के चुनाव में जाली मतदाता और कुछ मतदाता पर नियंत्रण रखने के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया। वर्ष 2018 की आयु पूरी करने वाले भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने वाला एक पात्र होगा और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। 1 मिनट रुक जाइए। सबसे पहले परिसीमन के आधार पर कर्नाटक में चुनाव आयोजित किए गए थे। निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करता था। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ईवीएम सबसे पहले प्रयोग 1982 में केरल के
पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। 1999 में ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला राज्य गोवा था। ईवीएम का प्रयोग पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया था। भारत में पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 25वें। देश की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमादेवी हैं। वित्त आयोग गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। कौन थे? केसी नियोगी जी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे। इस आयोग की सिफारिश में 1 अप्रैल 2020 से 5 साल की अवधि के लिए होगा। राज्य वित्त आयोग गठन अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत किया गया। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ कर 5 वर्षों की अवधि तक रहेगा। वित्त आयोग का कार्य केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होने वाले करों और शुद्ध आयामों का वितरण और आवंटन करना है। लोक सेवा आयोग, यह प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग की सिफारिश की गई थी। लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष और 10 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो की जाती है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु इस पद से हटाने के अधिकार राष्ट्रपति को होता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी होता है वो होता है, पहले होता है, उसे माना जाता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग वर्ष 1992 में पारित अधिनियम के तहत प्रथम अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 में किया गया। यह एक संवैधानिक निकाय है। समुदाय देशों में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, मुस्लिम और जैन समुदाय को वर्ष 2014 में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। देश की जनसंख्या को इसका हिस्सा लगभग 19.50% है। इसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष मौसूदा सरदार अली खान थे। वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राज्य को अन्य पिछड़े वर्ग के विकास के लिए प्रयासरत करने का आह्वान किया गया। जनवरी 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था। द्वितीय अन्य पिछड़े वर्ग का आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में जनवरी 1979 में किया गया, जिसमें ओबीसी के लिए सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। वर्ष 1993 में अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थायी आयोग का गठन किया गया, जिसमें कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 102वां संविधान संशोधन 2008 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 338 को जोड़ा गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति अनुच्छेद 338, अनुसूचित जाति अनुच्छेद 338 क के नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन और विकास के लिए सलाह देने के लिए गठित किया गया। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग का गठन हुआ। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। नीति आयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति संस्था लाने की घोषणा की। 1 जनवरी 2015 को नई संस्था जैसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति कहा गया अस्तित्व में आई और आमतौर पर इसे नीति आयोग कहा जाता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की भी नीतियों का निर्माण करती है। योजना निर्माण में सरकार की सलाह देगा। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। नीति आयोग के प्रथम सचिव सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी सीईओ श्री बीवी आर सुब्रमण्यम है। योजना आयोग के स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। योजना आयोग की स्थापना अब नीति आयोग ने ले ली है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है या कर सकता है।
पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई। अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। प्रधानमंत्री तथा इनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर में मंत्री सभी राज्यों के संघ और राज्यों के मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी, जिसमें अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। इस बैठक में कम से कम 10 सदस्य होने के अनिवार्य हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष निट्टियूर श्रीनिवास राव थे। यह आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण सर्वोच्च संस्था है। संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, वो वर्तमान अध्यक्ष के एस राजीव जी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर 1948 में की गई थी, इसलिए 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार रक्षा अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। यह आदेश देश में भाई हैंग कर गया क्या? यह आदेश देश में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त व स्वतंत्र निकाय की तरह कार्य करती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी थे। यह संवैधानिक वैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष और कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले तक होती है। वर्तमान न्यायमूर्ति VR सुब्रमण्यम है। सूचना आयोग, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने सूचना के अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 12 अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। ठीक है। इस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है। इन सभी कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इनका कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे। सूचना के अधिकार के तहत नागरिक को सरकारी व अर्ध सरकारी संगठन संस्था की सूचना प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है, जो आवेदन प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर करीब 30 दिनों के भीतर प्रदान करना और बाध्यकारी होता है। यदि मामला जीवन या मानवाधिकार का है तो सूचना 48 घंटों के भीतर प्राप्त करना अधिकार है। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में किया गया था। संविधान और विधि के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा करना इसका मुख्य कार्य है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसका प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। वर्तमान में अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती विजया कुमारी हराटकर हैं। लोकपाल और लोकायुक्त, 17 दिसंबर को संसद में लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2013 पारित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1 जनवरी 2014 को इस ऐतिहासिक बिल पर हस्ताक्षर करके अधिनियम बना दिया। इसे बिल की पृष्ठभूमि लोकपाल शब्द की रचना वर्ष 1963 में लक्ष्मीमल संघवी ने की थी। वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल गठन की सिफारिश की। सर्वप्रथम वर्ष 1967 में लोकपाल संसद के प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद संसद में कई बार लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किए गए और 11वीं बार 2013 में संसद में विधेयक प्रस्तुत हुआ। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बिल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया। लोकायुक्त संस्था की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र के 25 अक्टूबर 1972 को लागू की गई थी। लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2013, इस बिल में ड्राफ्ट को लोकपाल के मनु संघवी कमेटी ने तैयार किया और राज्यसभा में लोकपाल पर संशोधन के लिए सत्यव्रत चतुर्वेदी कमेटी ने गठन किया। संरचना, लोकपाल का अधिकतम 8 सदस्य इस आयोग के सदस्य होंगे, जिनमें से 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे और अन्य 4 सदस्य के 50% अल्पसंख्यक और OBC महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के होंगे। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल समिति के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। राष्ट्रपति ने इन्हें शपथ ग्रहण कराया। पद ग्रहण करने से पूर्व वो मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे। अध्यक्ष के लिए अर्हताएं और निम्न: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश या ऐसे गणमान्य व्यक्ति जिन्हें भ्रष्टाचार विरुद्ध मामलों में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव रहा हो, उनको लोकपाल नियुक्त किया जाएगा। चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक होता है। इन सदस्यों का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी करेगी। लोकपाल की जांच के दायरे में मामूली सरकारी कर्मचारी से लेकर कुछ सुरक्षा उपकरणों के साथ साथ प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है। कोई भी व्यक्ति लोकपाल की शिकायत कर सकता है। यदि लोकपाल शिकायत कैसा हो, ये लोकपाल तय करेगा। भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल खुद संज्ञान ले सकता है। भ्रष्टाचार के मामले में 2
या 10 साल की सजा संभव है। लोकपाल की अवधारणा सबसे पहले 1809 में स्वीडन में आई थी। संवैधानिक लोकपाल की अवधारणा सबसे पहले 1960 में वित्त मंत्री अशोक कुमार सेन की संसद में पेश किया था। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ से हम देखेंगे और बवाल मचाएंगे, और ये हम लोग का लास्ट है, 3-4 पेज लास्ट है। तो यहाँ से संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो फटाक से हम लोग रिविजन करेंगे, तो इसमें मैं एकदम रैपिड फायर रिविजन करूँगा, ठीक है। तो पहला आता है अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 3, संसद द्वारा किसी राज्य का नाम और नए राज्य का गठन, इसकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5, नागरिकता कहता है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए 2 से अधिक के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का क कहता है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और बलात्कार श्रम पर निषेध। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन और स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 कहता है संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों को युक्तियुक्त प्रतिबंधन। अनुच्छेद 34 कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का निर्बंध। अनुच्छेद 35 कहता है इस भाग के उपबंधों की प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका के न्यायपालिका से प्रतिकरण। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वृद्धि। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति पर निर्वाचन। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति शपथ प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति होता है। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति का पदावधि। अनुच्छेद 69 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति का क्षमा और शक्तियाँ। अनुच्छेद 76 कहता है भारत का न्यायवादी। अनुच्छेद 77 कहता है भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 79 कहता है संसद। अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 कहता है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 कहता है प्रत्येक जनगणना में पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 कहता है संसद के 2 सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 कहता है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता है। अनुच्छेद 85 कहता है संसद का सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 कहता है राज्यों के विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 89 कहता है राज्यसभा के सभापति का उपसभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 98 कहता है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 106 कहता है संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा। 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 कहता है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 120 कहता है संसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 कहता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख और न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 कहता है निर्णयों और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन। अनुच्छेद 143 कहता है उच्चतम न्यायालय की परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अनुच्छेद 148 कहता है भारत का नियंत्रण का मालिक परीक्षक। अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 कहता है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 165 कहता है राज्य के महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 कहता है राज्यों के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 169 कहता है राज्यों के विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन। अनुच्छेद 170 कहता है राज्य विधान की संरचना। अनुच्छेद 178 कहता है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 182 कहता है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 214 कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 कहता है उच्च न्यायालय के अभिलेख और न्यायालय होना। अनुच्छेद 266 कहता है 226 कहता है उच्च न्यायालय को रिट जारी करना। 226 कहता है उच्च न्यायालय को रिट जारी करना। 215 कहता है उच्च न्यायालय के अभिलेख और न्यायालय होना। अनुच्छेद 231 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना होना। अनुच्छेद 131 में ये। अनुच्छेद 139 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 139 का कहता है दिल्ली के संबंध विशेष उपबंध। अनुच्छेद 243 कहता है ग्राम सभा। 243 ख जो है पंचायतों गठन। 243 थ जो है नगर पालिका गठन। 244 कहता है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। और 249 कहता है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रहित की विधि बनाने की संसद की शक्ति। 262 कहता है अंतर्राज्यीय नदियों और नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय। 263 कहता है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। 266 कहता है राज्य और राज्यों के संचित निधियों के लोक लेखे। अनुच्छेद 267 कहता है आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 315 कहता है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 315 कहता है संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 329 कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों पर न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 कहता है लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद
32 कहता है राज्यों की विधानसभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 कहता है राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 339 कहता है अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में शंका नियंत्रण। अनुच्छेद 340 कहता है पिछड़े वर्ग की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 कहता है अनुसूचित जातियां। अनुच्छेद 342 कहता है अनुसूचित जनजातियां। अनुच्छेद 343 कहता है संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 345 कहता है राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 कहता है राज्य एक राज्य दूसरे राज्य के बीच, राज्य और संघ राज्यों के बीच पात्रिक की भाषा, पत्राधिक भाषा। अनुच्छेद 351 कहता है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राज्य का आपातकाल। 360 में वित्तीय आपातकाल। 368 में संविधान का संशोधन, संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। और 393 में है भारत संविधान का संक्षिप्त नाम। 393 में भारत का संक्षिप्त नाम। नेक्स्ट है प्रमुख संवैधानिक संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951। इन संशोधन में संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिससे संबंधित विधियों के संरक्षण प्रदान किया गया। अनुच्छेद 15 का 4 भी जोड़ा गया। 7वां संविधान संशोधन 1956। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 गोवा, दमन और दीप संघ में शामिल किया गया। 14वां संविधान संशोधन 62 फ्रांसीसी अधिपत्य वाले पुडुचेरी को भारतीय अंग बना दिया गया। 14वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1968 अनुसूची 8 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान में किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 राजाओं के प्रीवियस और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। 26वां संविधान संशोधन 1971 राजाओं के प्रीवियस और विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। 27वां संविधान संशोधन 1971 पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 31वां संविधान संशोधन 1973 लोकसभा के 225 सदस्यों संख्या को बढ़ाकर 245 कर दिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम को सह राज्य के रूप में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 इस संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। नेक्स्ट, नीति तत्वों के मूल अधिकारों की सुरक्षा दी गई। संविधान के भाग 4 के क में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल में 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में लाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के आधार पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोध प्रावधान 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई। अनुच्छेद 101, 102, 109, 190, 191 में संशोधन किया गया 101, 102, 190, 191 में। 85वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। 61वां संविधान संशोधन 1989 इसके द्वारा मतदाता की आयु 61 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अनुच्छेद 326 में संशोधन हुआ। 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है 70वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली या पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 8वीं अनुसूची में 3 भाषा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 पंचायती राज की व्यवस्था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन 1993 नगर निकाय संबंधी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 84वां संविधान संशोधन 1993 नगर निकाय संबंधी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 84वां संविधान संशोधन 2001 लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। 26वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
92वां संविधान संशोधन 2003 संविधान के 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली भाषा को शामिल किया गया। अब इस अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई। 93वां संविधान संशोधन 2005 शिक्षण संस्थानों में आरक्षण अनुच्छेद 2015 के धारा 4 के प्रावधानों के तहत किया गया। 95वां संविधान संशोधन 2010 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण को बढ़ाया गया। 96वां संविधान संशोधन 2011 उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 संविधान में नए भाग 9 का ख जोड़ा गया, जिसका नाम बदलकर सहकारी समिति किया गया। निन्यानवां संविधान संशोधन 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में से रद्द कर दिया। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा का समझौता किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 वस्तु और सेवा कर जीएसटी को लागू किया करने हेतु। 103वां संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लोगों को 10% आरक्षण। 104वां संविधान संशोधन 2019 इसके तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा तथा विधानसभा के आरक्षण 10 साल तक बढ़ाया गया तथा आंग्ल भारतीयों को नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। 104वां 105वां संविधान संशोधन 2021 इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के मराठा आरक्षण पर दिए गए निर्णय का प्रावधान समाप्त करके राज्य की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल किया गया। तो ये था हमारा पॉलिटी जो हम लोगों ने कंप्लीट किया मात्र कितने 46 में, 1 घंटा 46 मिनट में। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग का होगा अर्थव्यवस्था, उसको भी हम लोग ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा है वो, तो शायद उसका 2 घंटे लग जाए या 2.5 घंटे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम लोग RWA का येलो बुक पढ़ रहे हैं जो 2025 तक अपडेटेड है, और इसमें हम लोगों ने इतिहास, भूगोल, भारतीय राजव्यवस्था और आज भारतीय राजव्यवस्था के साथ आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था भी कंप्लीट करेंगे कैसे भी। तो इसके साथ हम लोग कंप्लीट हो जाता है, और मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ, तो मैं आपको आज भूगोल और भारतीय राजव्यवस्था और देखूंगा तो अर्थव्यवस्था भी आज ही आपको मिल जाए या रात तक, क्योंकि यहाँ पे गाँव में नेटवर्क नहीं है भाई, बहुत मुश्किल से तो कोई PDF भी हल्की सी खुल रही है या कोई स्क्रीन शॉट या कुछ भी हल्की सी खुल रही है, जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं देखता हूँ जैसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था में जाके पिंडी उंडी हमारे क्षेत्र में एक क्षेत्र है, मार्केट है, वहाँ जाके अगर मैं अपलोड कर सकूँ तो अपलोड कर दूँगा 1-1.5 घंटे में। अगर अपलोड कर जाता है तो बढ़िया बात है। फिर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अपने घर के परिवार का ये रैपिड फायर रिविजन था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। और हाँ, मैं UPSI के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं जैसे ही जाऊँगा पेट का मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा, UPSI के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एकदम मैं अच्छे से लगूंगा, और आपकी एकदम आपका GK GS करेंट अफेयर और हिंदी का आप टेंशन भूल जाइए, आपका कंप्लीट होने वाला, ये ध्यान रखिएगा। उनमें से आपका नंबर आने वाला है पूरे में से पूरे, अगर आप मेरे साथ बने रहे तो। मैं आपका UPSI आने तक मैंने कम से कम 3 से 4 GK GS की बुक कंप्लीट कर चुका हूँ, ये जान लीजिए। और हर मंथ आपका SPD है करेंट अफेयर मैं कंप्लीट ही करा रहा हूँ। तो बस थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए, परिवार का खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।